हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टेस्टिंग। टेस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और इसमें आप मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चंस, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर टेस्ट केसेस हम कैसे बनाते हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पोर्शन है और है सारा ये थ्योरेटिकली। तो एक एक करके हम इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेस्टिंग में हमारे पास ये देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसमें आगे 2 पार्टीशंस है मेरे पास, 2 आप कह सकते हो मेथड यूज करते हैं, एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ऐसे ही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम करेंगे। और फिर मेन जो है वो हमारे पास आता है यूनिट, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो मेन ये 3 हमारे पास आती है, यूनिट, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें ना, ये ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स ये बेसिकली हेल्प करते हैं टेस्ट केसेस को डिजाइन करने में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि व्हाई द टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, तो देखो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे हम यहाँ पे तो अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है। आपने उसके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने उसके ऊपर इतना टाइम लगाया और डेवलपर्स ने उसके ऊपर इतना काम किया, और जब आपने उसको लॉन्च किया, वेबसाइट को, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया, लेट्स से कि वो आपका वहीं पे क्रैश हो गया। मतलब कहने का कि वेदर पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, और वेदर दे आर नॉट एबल टू स्टोर द डेटा, वेदर दे आर नॉट एबल टू एक्सेस समथिंग, और मे भी हो सकता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास केसेस बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास टेस्टिंग जो है वन ऑफ द मेजर पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। ऑल्दो इसको मतलब कंसीडर ऐसे किया जाता है, अच्छा जैसे जॉब प्रोफाइल में भी अगर हम बात करें ना, तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, एसडी की जॉब है, मतलब इसको मानते हैं कि बहुत अच्छी है। और टेस्टिंग की जॉब को हमेशा ऐसे माना जाता है कि टेस्टिंग चलो ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है गाइज। आपका जो मेन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको एनालिटिकल अप्रोच को लगाना बहुत जरूरी है। हमें टेस्टिंग ऑल्दो यहाँ पे सारा थ्योरी है, लेकिन अगर हम बात करें आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाए, अब उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लाने से पहले उसको टेस्ट करना है। तो किन कंडीशंस पे आप उनको टेस्ट करोगे, कौन सा इन्वायरमेंट आप उसको दोगे। जैसे कार की बात करें तो कार वगैरह जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, फोर्ड है, टोयोटा है, मारुति, ये सारे लोग कार्स को ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट में डायरेक्ट ले आते हैं। कार के ऊपर बहुत टाइप के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, क्योंकि उसको बाद में ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ने चलाना है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी वहां पे मेजर फंडा आता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि कार चलते चलते ब्रेक डाउन होगी, या मे बी वहां पे कोई कार के अंदर, कई बार सुनते हैं ना कि आग लगी, इंजन ये हो गया। या फिर अगर हम बात करें इसमें कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पे एसी मेरा लेट से वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी, एसी हो, चाहे टायर्स हो, चाहे इंजन हो, चाहे बॉडी हो, चाहे लाइट्स हो, ईच एंड एवरीथिंग उनको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। और किन कंडीशंस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि लेट से आप मतलब टेस्ट कर रहे हो कि यार मेरी कार जो है वो उसका एसी जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है अप टू 50 डिग्री, मतलब अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है बाहर तक का, तब ठीक है। बट देखो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री के भी आगे चला जाता है, ठीक है ना, 50-55 तक भी पहुंच सकता है। तो यार अगर इन सिचुएशंस में आपने टेस्ट नहीं किया तो फिर वहां पे ऑब्वियसली फेल हो सकता है सिस्टम। तो आपको किन कंडीशंस को देना है, मतलब कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, किन किन वैल्यूज पे उसको टेस्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें मेन कहानी वही है कि हमारे पास जो भी हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखवा लिया, उसके बेसिस पे डिजाइन कर दिया, फिर हमने डेवलप कर दिया। अब डेवलप करने के बाद कस्टमर को देने से पहले उसके ऊपर हमें टेस्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट फेज है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। तो बाकी की कहानी आपको यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, मेन आपको आइडिया पता लग ही गया कि क्या मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है ये वही आपका कि सिस्टम है, ठीक है, आपने उसको इनपुट देने हैं, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो चेक करना है कि वेदर दैट आउटपुट इज एप्रोप्रिएट और नॉट, ईच एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो बेटर, ठीक है। तो मेन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला ये पॉइंट, दैट इज व्हाट इज अ वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज अ वैलिडेशन। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि वेदर द आउटपुट ऑफ वन फेज ऑफ द डेवलपमेंट कंफर्म इट्स प्रीवियस फेज और नॉट। मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइक मेरा सॉफ्टवेयर है ना, उसको हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी है, फिर रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया।
मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि हर एक फेज के बाद हम चेक कर रहे हैं कि वेदर वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। गेटिंग द पॉइंट। वेरिफिकेशन आप कह सकते हो आफ्टर एवरी फेज वी डू, लेकिन वैलिडेशन हम क्या बोल रहे हैं कि जब मेरा सिस्टम फुली डेवलप हो गया तो क्या ये एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, क्या उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना। तो आपसे मेजरली कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमेशा याद रखना, वेरिफिकेशन जो है वो आफ्टर एवरी फेज हम एरर्स को कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैलिडेशन जो है वो जब मेरा प्रोडक्ट पूरा बन गया, जब सारे फेजेस को क्रॉस कर गया, तब मेरे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ लेते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग की बात करें, ठीक है, या फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, तो ये दोनों मेजर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आती हैं आपकी वेरिफिकेशन में। क्योंकि ये जो है ये हमारे पास आता है, यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब स्मॉल लेवल पे, मतलब हर एक छोटा छोटा यूनिट हम चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर एक छोटा छोटा यूनिट चेक करना ज्यादा बेटर है आफ्टर एवरी फेज, ठीक है ना। और वैलिडेशन के बाद मतलब जब प्रोडक्ट आपका बन गया पूरा, तो फिर हम पूरे सिस्टम की क्या कर देंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो वैलिडेशन में हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग आता है और इसमें आता है मेनली यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हम बोल देते हैं वेरिफिकेशन को आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब हम इसको वेरिफिकेशन को क्या बोल देते हैं, आर यू बिल्डिंग इट राइट। एंड वैलिडेशन में हम क्या बोल देते हैं, हैव यू बिल्ड द राइट थिंग। यहां पे हम क्या बोल देते हैं, हैव यू बिल्ड द राइट थिंग। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, आर यू बिल्डिंग द राइट, क्योंकि यहां पे हमारे पास स्कोप है, वेरिफिकेशन में स्कोप है कि मैं बीच बीच में चेक कर सकता हूं। वैलिडेशन क्या कहता है कि जब प्रोडक्ट बन गया अब मेरे को बताओ क्या तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं। जैसे वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन में मेरे पास यहाँ पे कौन करेगा वेरिफिकेशन, क्या यहाँ पे मेरे को टेस्टर की जरूरत है, क्या मेरे को यहाँ पे टेस्टिंग टीम के बंदे चाहिए, नहीं, यहाँ पे मेरे डेवलपर्स भी ये काम कर सकते हैं, डेवलपर्स भी मेरा जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वैलिडेशन जो है वो डन की जाती है, किसके थ्रू की जाती है, टेस्टिंग टीम के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट अब आपका बन चुका है इस केस में। ये मेन यहाँ पे कहानी है। तो देखो इसके बाद अगर हम बात करें, ये मेन पॉइंट्स गाइस नोट कर लेना, वही जो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें पीपीटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये सारी की सारी राजीव मॉल के ऊपर ही बेस्ड है पीपीटी। तो इसीलिए जो जो मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ बस उन पॉइंट्स को आप नोट करते रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही नेक्स्ट टेस्ट केसेस की बात कर रहे हैं कि यार हम कह रहे हैं कि टेस्ट करना है, सिस्टम को टेस्ट करना है, किस बेसिस पे टेस्ट करना है, क्या डालना है सिस्टम में, इनपुट डालनी है, किस टाइप की इनपुट डालनी है। ऐसे थोड़ी ना कि एकदम से आपको पता लग जाएगा कि वेदर माय सिस्टम विल वर्क प्रॉपरली और नॉट। आपको इनपुट भी सही तरीके से डालनी पड़ेगी, आपको इनपुट भी सही तरीके से आपको देनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू डाल दी मैक्स में, एल्स y की वैल्यू डाल दी मैक्स में। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट केस दोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्चुअल में y नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में x है, जो ओरिजिनल है ना उसमें यहाँ पे क्या है, x है। मतलब इफ x इज ग्रेटर देन y तो x की वैल्यू आपकी मैक्स में डाल दी, एल्स आपने x की वैल्यू मैक्स में डाल दी। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि ये एरर आपने दी है लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं लेट से वैल्यूज आपकी ये लेके चलता हूं, मैंने लेट से दो टेस्ट केसेस बनाए, 3 एंड y की वैल्यू 2 या फिर 2 और y की वैल्यू 3, तो ये इजीली क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा एरर को, ठीक है। और अगर मैं लार्ज टेस्ट केसेस बना रहा हूं, मैंने ये बना लिया ये बना लिया, तो ये कर तो ये भी लेंगे लेकिन ये कहीं ना और कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पे देखो जब आप ये वाली वैल्यू डालोगे तो ये आपको आउटपुट दे देगा 3, यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आउटपुट दे देगा 4, यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आउटपुट दे देगा 5। तो यार कहीं ना कहीं मेरा डिटेक्ट तो हुआ ही नहीं, कभी 3 दे रहा, कभी 4, कभी 5। यहाँ पे अगर आप डालोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, पहले 3 और बाद में वैल्यू क्या आ गई 2, तो यानी यहाँ पे गड़बड़ है कि पहले उसने बड़ी वैल्यू दी 3 और अब वैल्यू दे रहा 2, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा तो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके डिजाइन ऑफ टेस्ट केसेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब एनालिटिकल स्किल इसके अंदर चाहिए। इसमें आ जाती है अब दो मेन अप्रोचेस, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। इसके अलावा ग्रे बॉक्स भी है लेकिन मेन हमारे पास ये दो है, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। तो देखो ब्लैक बॉक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है ना। इसको हम फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं क्योंकि हम ईच एंड एवरी फंक्शन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट बॉक्स में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनली पता है और उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, या हमारे पास अगर लेट्स से एवरी फेज के बाद में कर रहा हूं, जैसे यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूं, तो यूनिट टेस्टिंग में भी अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर फेज पे आपको टेस्ट करना है, तो ब्लैक बॉक्स क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वो क्या करता है उसके बेसिस पे ही आपको विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्या करता है, टेस्ट करने की कोशिश करता है सिस्टम को। लेकिन व्हाइट बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है इंटरनली पता है। अब देखो इसमें दो मेजर हमारे पास आप कह सकते हो अप्रोचेज हैं, इक्विवेलेंस, क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू। गाइस कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि जो इनपुट वैल्यू टू अ प्रोग्राम पार्टीशन, मतलब हम क्या बना रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि लेट से 1 से 1000 तक वैल्यूज दे दो, ठीक है, तो पहले 1 दी फिर 2 दी, फिर इस तरीके से आप ब्रूट फोर्स मेथड की बजाय आप क्या करो, इक्विवेलेंस क्लासेस बना दो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऑड नंबर की अलग बना दी, इवन नंबर के लिए अलग बना दी, या लेट से मैंने डिविजिबल बाय 2 के लिए अलग बना ली, डिविजिबल बाय 3 के लिए अलग बना ली, डिविजिबल बाय 4 के लिए अलग, इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बना ली, ताकि सेम टाइप ऑफ इनपुट जो है वो एक क्लास से बिलोंग कर रही है, उनको हमने एक ग्रुप में बना दिया, ठीक है ना, ताकि उसमें से एक भी वैल्यू अगर कोई आउटपुट दे रही है तो बाकी की वैल्यूज भी सेम ही काइंड ऑफ आउटपुट देंगे। जैसे अगर लेट से मुझे सिंपल से एग्जांपल से मुझे मोड चेक करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। अगर हम 2 का मोड चेक करें, मतलब x, लेट से देयर इज अ नंबर x, मोड 2 अगर हम कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऑड नंबर की क्लास बना ली और एक मैंने इवन नंबर की क्लास बना ली। अब ऑड में लेट से मैंने 1 लिया, तो 1 मोड 2 क्या करोगे, 1 आएगा। मैंने 3 ले लिया, 3 मोड 2 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरे ईच एंड एवरी वैल्यू को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लास के 1-2 वैल्यूज ने जो आंसर दिया वही पूरी की पूरी क्लास में काम कर जाएगा। ऐसे ही इवन के केस में तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे टाइम की बचत हो रही है, रादर देन आप ब्रूट फोर्स सारी वैल्यूज डालते जा रहे हो इनपुट की। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब ये आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इसको बनाना भी तो अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कौन सी वैल्यू एक क्लास में आएगी, कौन सी अलग क्लास में आएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको इनपुट बेसिस पे, इनपुट डेटा के बेसिस पे करना पड़ेगा, और कंडीशंस आपको दी होंगी तो उन कंडीशंस के बेसिस पे आप कर सकते हो। जैसे लेट्स से नंबर बिटवीन 1 to 5000, तो ये 1 से लेके 5000 तक आपका क्या बन गया, एक वैलिड क्लास बन गई। क्या बन गई, एक वैलिड क्लास बन गई। और 1 से जो भी छोटा है वो भी, या 5000 से जो भी बड़ा वो हमारा इनवैलिड क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी ना किसी आप कह सकते हो रूल के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस को हम बना रहे हैं, ठीक है ना गाइस। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, ये दिखने में लगेगा कि पता नहीं क्या ही है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने लेट से ये बना दी। अब वो क्या कह रहा है कि अ पॉसिबल टेस्ट सूट कैन बी दिस। जैसे देखो मैंने एक 500 वैल्यू ले ली जो मेरी इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक मैंने वैल्यू ले ली -5 जो मेरा इस क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा, और ऐसी 6000 ले ली जो मेरा इस क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा। गेटिंग द पॉइंट। टेस्ट केसेस में गाइस जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में से ही वैल्यू लेते हैं, हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि यार ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट में और नेगेटिव दोनों में काम कर रहे हैं नहीं। जैसे हमने एल्गोरिथम्स किए, अब एल्गोरिथम में लेट से हम सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि यार हम हमेशा नॉर्मल केस की बात करते हैं, हम वर्स्ट केस की भी बात करते हैं। कि लेट से अगर मैंने डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में दे दिया, लेट से मैंने डेटा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में या डिक्रीजिंग फॉर्म में, या मैंने रैंडमली कुछ डेटा असाइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं, तब जाके आपके टेस्टिंग जो है वो प्रॉपरली काम करती है। ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्टिंग 100% कंप्लीट होने के बाद भी आपका एरर फ्री हो जाएगा। वो तो जब इन्वायरमेंट में जाती है ना चीज, तब जाके एक्चुअल में पता लगती है। जैसे देखो हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना, कितनी ह्यूज मेहनत वो लोग करते हैं। तो क्या लगता है वो लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग भी नहीं करते? सिमुलेशन बेस पे टेस्टिंग अलग होती होगी, ईच एंड एवरी फंक्शन यूनिट टेस्टिंग करते होंगे, ईच एंड एवरी फंक्शन को वो टेस्ट करते होंगे, इंटीग्रेशन सिस्टम, वो तो एक्चुअल में एनवायरनमेंट है पूरा पूरा टेस्ट करने का। उसके बाद भी देखो कहीं ना कहीं वहां पे फेलियर अक्कर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब एक्चुअल में एनवायरनमेंट में वो आता है ना, जब एक्चुअल में लॉन्च करते हैं रॉकेट को, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तब पता लगता है कि वो कितनी आगे तक गया
आगे जाके एक्चुअल में सिचुएशन में उसने कैसे परफॉर्म किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने उससे पहले किया ना, उन्होंने उससे पहले हजारों बार टेस्ट करने की कोशिश की होगी, और ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि आपका हमेशा कामयाबी मिले, लेकिन टेस्टिंग करनी जरूरी है। प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये मेन फंड है। अब देखो पार्टीशनिंग में वो सिंपल सा आपको समझ आ ही रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम दे दें, कंसीडर रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस डिस्काउंट एटलीस्ट 18 हो, नॉट ओल्डर देन 56। तो ठीक है, अभी देखो इसमें क्या बन गई, सिंपल 18 वाली एक 56, ये आपने एक पार्टीशन क्लास बना दी। अब ये देखो ये हमारे पास वैलिड पार्टीशन बनेगी 19 से लेके 56 तक, 18 या उससे कम तक आपकी ये इनवैलिड, और 56 या उससे ऊपर लेवल ही ये पार्टीशनिंग बनी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस तरीके से हम पार्टीशनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वही चीज आपको अभी दिखा रही की है, ठीक है ना। बस ये चीज आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। कई बार ना हमें लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपको रेंज जब आप कर रहे हो ना, जब आप पार्टीशन कर रहे हो, तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है कि वेदर आपको बाउंड्री वैल्यू को लेना है या नहीं लेना। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वैल्यू पे हम चलते हैं, नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है बाउंड्री वैल्यू। तो बाउंड्री वैल्यू को कहते हैं कि आपने क्लासेस तो बना ली, लेकिन जो बाउंड्री है, बाउंड्री की वैल्यू जो है ना, क्या उसको कंसीडर करना है या नहीं करना, उसको भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप इक्वल टू वगैरह को इग्नोर कर देते हो। और कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है इसमें। जैसे देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको वही वाला, एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट इफ दे आर एटलीस्ट 18 एंड नो ओल्डर देन 56। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वैलिड रेंज क्या बन गई, 17 to 56। क्यों बना दी यहाँ पे, उसने ये जो बाउंड्रीज है ना, इन बाउंड्रीज को भी कंसीडर कर लिया, मतलब 18 को भी ले लिया, 56 को भी ले लिया, और बाउंड्री में उन्होंने क्या किया, जो 18 थी उससे एक कम वैल्यू और उससे एक ज्यादा वैल्यू, और ऐसी 56 उससे एक कम वैल्यू और उससे एक ज्यादा वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताऊं कि लेट्स से आपने एक टेस्ट बना लिया कि अगर कार की स्पीड 60 से कम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और अगर लेट्स से 90 से ज्यादा है तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपने एक रेंज बना ली 60 से 90। अब लेट्स से अगर कार की स्पीड एट प्रेजेंट 59.5 है, तो क्या ये बेकार चीज है? 59.5 और 60 में देखो क्या फर्क है, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि बाउंड्री की वैल्यू को भी आप क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। ऐसे ही लेट्स से आपकी जो स्पीड है, कई बार होता है ना कि चलान वगैरह होता है कि हाईवे पे लिखा होता है कि 90 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स से किसी बंदे की 90.1 आ गई या 90.2 या लेट्स से 91 भी आ गई, तो यार चलान उसका कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बाउंड्रीज की वैल्यूज को भी क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि आपकी जो रेंज है थोड़ी एक्स्ट्रा जो है वो बन जाए। जैसे वही देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से लेके 5000 है, तो 1 से लेके 5000 में इसने 1 भी ले लिया बाउंड्री, 5000 भी ले लिया, एक बीच की वैल्यू भी ले ली, बाहर की वैल्यू भी ले ली। इस तरीके से हमने अलग अलग टेस्ट केसेस में वैल्यूज को यहाँ पे डाल दिया, और कुछ भी नहीं है। ऐसी एक और एग्जांपल देख लो, द कस्टमर मस्ट बी एटलीस्ट 18, कस्टमर आर एलिजिबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस डिस्काउंट ऑफ 40% इफ दे आर एटलीस्ट 18, नो ओल्डर देन 25, customers are entitled a 30% discount if they are older than 25 but under 40, customer with 10% if they are 40 and over but not older than 56। मतलब इसमें मल्टीपल हमारे पास पार्टीशंस बन गई। तो देखो पहले तो पार्टीशन की अगर हम बात करें तो एक हमारी बन गई 18 से लेके 25 तक, फिर यहाँ पे लेके आप कह सकते हो 40 तक, और फिर से और उसके अलावा हमने क्या किया, बाउंड्री में हमने क्या किया कि लेट से हमने वैल्यू यहाँ पे एक हमने 17, 18, 19 बना ली, एक 24, 25, 26 बना ली, एक 38, 39, 40 बना ली, एक 55, 56, 57 बना ली। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पास, ये देखो द कस्टमर मस्ट बी एटलीस्ट 18, मतलब अगर वो 17 का है तो यानी वो इनवैलिड केस में आ जाता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट ऑफ 40 इफ दे आर एटलीस्ट 18, नो ओल्डर देन 25। तो 25 तक वो क्या हो गया, 18 से लेके 20 में, मतलब 18 का भी है तब भी 40% मिल जाएगा, 25 का है तब भी 40, और बीच में तो ऑब्वियसली 40 मिलेगा ही। और फिर 26 से लेके हमने क्या किया, 26 से लेके हमने नेक्स्ट क्या किया, एज इज ओनली रिकॉर्डेड इन द इंटीजर, कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू अ 30% इफ दे आर ओल्डर देन 25 ऑफ द एज बट अंडर द 40। तो 40 तक हमने ये कर दिया, और फिर 40 के बाद हमने क्या कर दिया, 10%। कुछ भी नहीं है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है।
और 56 से ऊपर वालों को हमने 0%। तो ये हमने क्या कर दी, इस तरीके से पार्टीशनिंग कर दी और आपको बाउंड्री वैल्यूज का भी पता लग गया। वही चीज है गाइस, उस चीज को आप एक बार मल्टीपल एग्जांपल दे रखे हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो कि अगर लेट से हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल था ये वाला, जैसे देखो लेटर्स अप टू 100 ग्राम्स तक के हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 0 से 10 ग्राम तक इतने पैसे हैं, 11 से 50 ग्राम तक इतने पैसे लगेंगे उसको सेंड करने में। मतलब इस तरीके से उन्होंने पहले इक्विवेलेंस क्लासेस बना ली, इक्विवेलेंस क्लासेस बना ली। अब वो क्या कह रहा है कि लेट से अगर कोई लेटर आता है जिसका वेट है लेट से -5 जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यानी वो फेल हो गया। मतलब फेल क्यों हो गया, क्योंकि वो किसी भी क्लास में नहीं आया। अगर 6 ग्राम है तो वो लेट से इस क्लास में आ गया, 6 ग्राम वाला पहली क्लास में आ गया। 33 ग्राम वाला देखो कहाँ आएगा, 33 ग्राम वाला दूसरी क्लास में आ जाएगा। 64 वाला, 64 ग्राम वाला कहाँ आएगा, 64 ग्राम वाला आपका इस क्लास में आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, मतलब $10 और बढ़ा दो, 35 पहले थे या 45 हो गए। 88 वाला अगेन आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, 88 वाला इस क्लास में आ जाएगा, ठीक है। और लेटर हैज 105 मतलब 100 से ज्यादा वेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेल, मतलब वो किसी भी क्लास में नहीं आया। तो ये बेसिक सी कहानी है इसकी क्लासेस एंड बाउंड्री वैल्यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, हम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन, एक बार फिर से देख लो फटाफट से। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एवरी यूनिट, एवरी स्मॉल यूनिट को भी हम चेक कर रहे हैं। ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी प्रोग्राम, ईच एंड एवरी लाइन वी आर एक्चुअली डूइंग द टेस्टिंग ऑफ दैट। बहुत ही स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे आप कह सकते हो। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में वेरियस मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके उनको एक मॉड्यूल में कन्वर्ट करके, इंटीग्रेट करके हम इकट्ठी उनकी क्या कर रही है, टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सिस्टम टेस्टिंग तो आपको पता ही है कि पूरे सिस्टम की, फुली डेवलप्ड सिस्टम की, इसको बोलते हैं वैलिडेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी देख लो, ये 4 अप्रोचेस हैं, जस्ट नोट डाउन कर लो इसको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, मिक्स्ड अप्रोच, ठीक है। बिग बैंग में वो क्या कह रहा है कि सारे के सारे को उठा के एक बार में टेस्ट कर दिया। टॉप डाउन में आपको पता ही है, सबसे बड़ा मॉड्यूल, फिर उसके अंदर आपने स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर जाते गए, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर वाली। और ऐसी बॉटम अप में आप नीचे से ऊपर वाली टेस्टिंग करते रहे, सबसे स्मॉलेस्ट मॉड्यूल से लेके सबसे हाईएस्ट मॉड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में लेट से आपने लॉगिन किया, आपके पास पूरा का पूरा एक पेज आ गया। अब उस पेज में भी आपके पास क्या है, मल्टीपल चीजें हैं। लेट से आपके पास चैट से रिलेटेड है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो फोटोज वगैरह उनसे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। उन मॉड्यूल्स में भी हमारे पास छोटे छोटे टाइप टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो सब प्रोग्राम्स हैं। तो टॉप डाउन में क्या करते हैं, हम पहले प्रॉपर शुरू से लेके लो लेवल तक जाएंगे और बॉटम अप में हम लो लेवल से लेके टॉप लेवल तक। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना। आप करना चाहते हो डिटेल में कर सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास अल्फा टेस्टिंग, बीटा एंड एक्सेप्टेंस। अल्फा टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम करते हैं, बीटा टेस्टिंग हम फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल हम उठा के उनके ऊपर करते हैं। जैसे अभी बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पेमेंट बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है। कई बार होता है ना कि बीटा टेस्टिंग में मतलब कि जैसे कोविड भी अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। कोविड की जो वैक्सीन है वो भी बीटा टेस्टिंग में, क्योंकि पहले था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो डेवलप कर रही है उन बंदों को हमने वैक्सीन लगा के चेक किया। अब हमने क्या किया, अलग अलग एज के, अलग अलग बाहर की दुनिया के बंदों को उठाया, मतलब जो वैक्सीन बना रहे हैं उन्होंने क्या किया, अलग अलग सिटीज के कुछ बंदों को, अलग अलग एज के बंदों को उठा के उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो बोल जाती है आपकी बीटा टेस्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ। मतलब अब आगे कहानी कि यार जिस कस्टमर के लिए आपने बनाया, अब वो कस्टमर खुद क्या कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस, स्ट्रेस भी देख लो। स्ट्रेस का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है कि जो सिस्टम की हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसे हम कहते हैं कि यार मेरी कार जो है, उसकी कार की टॉप स्पीड है 180, तो हम क्या करते हैं, उसको 180 पे ही चला के देखेंगे, ठीक है ना। उसको 180 पे चला के देखेंगे कि भैया क्या गड़बड़ हो सकती है। मतलब उसको बिल्कुल जो आप कह सकते हो स्ट्रेस देनी है उसको, मतलब
वर्स्ट कंडीशन में उसको लेके जाना है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर उस कंडीशन में वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा। ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकवरी टेस्टिंग भी इजी है, आपको पता ही है कि इन केस ऑफ फॉल्ट अकर हो गया, कोई पावर फेलियर अकर हो गया, लेट से कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई ना कोई सिस्टम फेल हो गया, या फिर आप कह सकते हो कोई ना कोई हजार्ड अकर हो गया, तो जब आपके पास प्रॉब्लम अकर हो गई, अब रिकवर आपको कैसे करना है, सिस्टम को रिकवर कैसे करना है। जैसे डेटाबेस की टर्म में अगर हम बात करें, कई बार होता है ना कि हार्ड डिस्क क्रैश होगी, भैया अब हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो मेरा तो इंपॉर्टेंट डेटा था उसमें, तो उस इंपॉर्टेंट डेटा को हम कैसे रीगेन करेंगे, कैसे हम उसको लेंगे, तो ये आ जाता है आपका रिकवरी टेस्टिंग में, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैकअप रखते हैं ना साथ में, एक एक्सटर्नल ड्राइव में हम अपने सामान को रखने की कोशिश करते हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। मेंटेनेंस, वही मेंटेनेंस रिलेटेड आ गई। रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, डज नॉट बिलोंग टू आइदर यूनिट, इंटीग्रेशन और सिस्टम, इंस्टेड इट इज अ सेपरेट डायमेंशन टू दीज थ्री फॉर्म ऑफ टेस्टिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज द रनिंग ऑफ द टेस्ट सूट आफ्टर ईच चेंज ऑफ द सिस्टम और आफ्टर बग फिक्स। मतलब कहने का कि लेट से कोई प्रॉब्लम अकर हुई, हमने क्या किया, उसको फिक्स किया, अब फिक्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से फिर चेक कर रहे हैं कि ताकि नो न्यू बग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कि चेंज करने के बाद कोई नया बग ना क्रिएट हो। ऐसे इसमें एक लास्ट पॉइंट और है एरर सीडिंग का। एरर सीडिंग मतलब कि हम, जैसे होता है ना हैकिंग अगर आपको सीखनी है तो पहले आपको हैकिंग करनी आनी चाहिए। मतलब आप कहते हो ना कि मतलब मेरे को हैकर बनना है, मेरे को तो जो भी चाहे आप पॉजिटिव वे में करो चाहे नेगेटिव, पहले आपको नेगेटिव वे में ही सीखनी पड़ती है। कि आप लेट से किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो कि यार मैं सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, यार पहले आपको आनी भी तो चाहिए ना हैकिंग करनी। तो वही चीज है एरर सीडिंग, मतलब कि आपके पास एरर्स है, उन एरर्स को आप सीड कर रहे हो, जानबूझ के उस सिस्टम में एरर्स डाल रहे हो कि क्या सिस्टम जो है वो उस केस में बिहेव कर रहा है। ये होती है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एरर सीडिंग। बस मेन तो इसमें यही कहानी है, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स में बस याद रखना कि आपके पास इक्विवेलेंस क्लास और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का फंडा आता है। ये छोटा सा पॉइंट इसने दे रखा है कि n इज द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन द सिस्टम, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ एरर्स फाउंड बाय द टेस्टिंग, n इज द टोटल नंबर ऑफ सीडेड एरर, मतलब हमने कितने एरर उसको सीड किए दिए और कितने फाउंड हुए जब हमने उसको टेस्ट किया। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बना रखा है, इसको आप जस्ट याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। रिमेनिंग डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला इन्होंने इस तरीके से बना रखा है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपके थ्योरेटिकल पॉइंट है, मेरे को पता है थ्योरी है, ठीक है ना कहीं आपको दिक्कत होगी इस सारी चीजों को याद करने में, बट करना ही पड़ेगा। मैंने आपको लाइव क्लास में बोला कि करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे आए भी हुए हैं, अगर आप चेक करोगे, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, ठीक है ना, इजीली देखते